अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर. रीड दिस क्वेश्चन, यू विल फाइंड इट वेरी इजी. तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. Assertion, there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth, only a small increase in covalent radius is observed. तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, आपको पता है कोवेलेंट रेडियस बढ़ता है. तो आप कह रहे हैं नाइट्रोजन से फास्फोरस तक जाते हैं तो कोवेलेंट रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पर आर्सेनिक से बिस्मुथ में हमको इतना देखने को नहीं मिलता है. तो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है. पहली बात तो आर्सेनिक और बिस्मुथ. नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रुप 15 में होता है. ग्रुप 13 आपकी पहली ऐसे ग्रुप है जहाँ पे डी और एफ ऑर्बिटल्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं. एस ब्लॉक में तो नहीं होते ना, राइट. आपके पास एस ब्लॉक में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है एस ऑर्बिटल में. जब आप पी ब्लॉक में आते हो तो डी एंड एफ ऑर्बिटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू होते हैं. दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट. बिकॉज ऑफ दैट पुअर शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है. न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपका साइज छोटा होता रहता है, राइट. तो ऑल्दो नंबर ऑफ शेल्स आप बढ़ा रहे हो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट स्टिल द साइज इज नॉट इंक्रीजिंग that much. The reason is because of the poor shielding effect of D and F orbitals. तो देखेंगे आप जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ग्रुप 13 में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, राइट. फिर आगे जाके 14, 15, 16 में सब कुछ बैलेंस आउट होना शुरू हो जाता है. उधर भी एक्सेप्शंस ग्रुप 13 जितने नहीं है. तो ग्रुप 13 पे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके एक्सेप्शंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, उसकी स्टेटमेंट्स अच्छे से रीड करेंगे, वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है. तो ये वाली बात तो सही है, ठीक है. अब कोवेलेंट एंड आयनिक रेडिया इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये बात भी सही है ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ाते जाते हो, पढ़ेगा कोवेलेंट रेडिया भी, आयनिक रेडिया भी, ये भी ट्रू है. पर जो आपने असर्शन कहा सही बात है, रीजन कहा सही बात है, कोई रिलेशन है क्या इसके बीच में? क्या जस्टिफाई कर रहा है, क्यों बढ़ रहा है आपका आयनिक रेडिया और क्यों इतना कम बढ़ रहा है आपका आयनिक या कोवेलेंट रेडियस? कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन. तो असर्शन और रीजन ट्रू तो है पर आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है. तो जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पहले पढ़ो असर्शन, बताओ ट्रू है या फॉल्स, फिर पढ़ो रीजन, बताओ ट्रू या फॉल्स. उसके बाद देखो दोनों में कोई लिंक है नहीं, दोनों को साथ में पढ़ के जस्टिफाई करने नहीं जाना है, ठीक है. तो हमने पढ़ा दोनों ट्रू हैं पर आपस में रिलेशन नहीं है, ठीक है. तो आप कहोगे असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन एंड दैट इज ऑल यू हैव टू डू. आसान था, ठीक है. ये तो फैक्ट है. फैक्ट हमेशा याद करना है, पहले उसको याद करना है. एनसीईआरटी में डायरेक्टली जो लिखा है वो हमको आना चाहिए, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने जाना है. ऐसे ही होता है. आप पहले एक्सपेरिमेंटल डेटा देखते हो, वो एक्सपेरिमेंटल डेटा में आप उसको जस्टिफाई करते हो उसके बाद. ऐसा नहीं होता कि हमने पहले जस्टिफिकेशन दिया फिर हमने किया एक्सपेरिमेंट और ये आ गया. नहीं, हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया, वो डेटा देखा, फिर हम उसको किसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं. दिस इज हाउ वी डू इन केमिस्ट्री. तभी तो इतने सारे एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है. चलो let's see the relative strength of interionic or intermolecular forces decreases in this order. ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो, आज हमने पढ़ा था, याद आ रहा है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, आयन डाइपोल इंटरैक्शन, योर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन. तो उसको कह रहा है ऑर्डर में अरेंज कर दो, कर देते हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या है, डाइपोल डाइपोल, ठीक है. डाइपोल डाइपोल में दो पोलर मॉलिक्यूल्स थे ना, याद करो. आयन डाइपोल में क्या था, कैटायन एनायन और कोई पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन स्ट्रांग है पर आयन डाइपोल से नहीं है क्योंकि उसके पास तो कोई कैटायन और एनायन कंप्लीट चार्ज वाला है. आप खुद सोचो, किसी के पास कंप्लीट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, उसका आप कंपैरिजन कर रहे हो किसी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा माइनस के साथ, कौन से वाला स्ट्रांग होगा? जिसके पास कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है वही ना स्ट्रांग होगा. तो आयन डाइपोल का मतलब क्या है, आयन है, कैटायन है, अनायन है, उसके पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है. सो व्हेन यू हैव अ कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज इट विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन अ पार्शियल पॉजिटिव और अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. एज सिंपल एज दैट. तो किसी के पास अगर पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होगा किसी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज से. तो ये वाली बात तो गलत हो गई. इधर देख लेते हैं, आयन डाइपोल, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग होगा. डाइपोल डाइपोल से ये बात भी सही है. लास्ट में आयन आयन दिया हुआ है, कैटायन और अनायन से स्ट्रॉन्ग होगा क्या? कैटायन और अनायन में दोनों के पास कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक के पास कंप्लीट चार्ज, एक के पास पार्शियल चार्ज है. तो ये वाली बात भी गलत हो गई ना.
आयन आयन का मतलब है वही जो आयनिक बॉन्ड बनाते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायन और अनायन कंप्लीट चार्ज वाले। इधर क्या है, एक के पास कंप्लीट चार्ज, एक के पास पार्शियल। डायपोल में क्या है, दोनों के पास पार्शियल है। तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो ना, जिसके पास कंप्लीट चार्ज है यानी कि कैटायन अनायन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आएगा जिसके पास कंप्लीट चार्ज है, एक ऐसा है और एक पार्शियल चार्ज वाला चल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, दोनों के पास पार्शियल चार्जेस हैं, दैट विल हैव द लीस्ट स्ट्रेंथ। राइट एवरीवन, बस यही करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया, आयन डाइपोल, ओके वी कैन अंडरस्टैंड, बट आफ्टर दैट दे हैव गिवन आयन आयन, ये बात भी गलत हो गई। अब समझ में आया, ये क्या है, दो आयन्स के बीच में इंटरेक्शन, कैटायन और अनायन के बीच में इंटरेक्शन है, ऑपोजिट चार्जेस, राइट। तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद क्या है, किसी आयन, कैटायन या अनायन और किसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ है, वो भी चलेगा। लास्ट में क्या है, दोनों पार्शियल चार्जेस है, तो वो सबसे एंड में रख दिया, आ गया ऑप्शन डी। तो क्या ये मेरे को याद करना है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर अब देख ही लिया है तो याद भी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion है कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस आर दी ओनली नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऐसा क्या जरूरी है क्या कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो? आपके पास कोई आयन आयन इंटरैक्शन हो, उधर भी बन सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाली बात तो फॉल्स है। सिर्फ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा तभी बनेगा मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, नाउ reason, fluorine is the most electronegative element and hydrogen bonds in HF are symmetrical। देख लेते हैं कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF, ठीक है। तो आपके पास है हाइड्रोजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं किसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर में। सो फ्लोरीन के पास है डेल्टा माइनस चार्ज, हाइड्रोजन के पास है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। एक और मॉलिक्यूल आता है HF का, इसके पास है डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास है डेल्टा माइनस। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले फ्लोरीन के साथ इंटरैक्ट करेगा, इसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बन रहा है H और F का, प्लीज इसको मत कह देना कि ये मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये H और F का जो आपने बॉन्ड बनाया है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये जो मॉलिक्यूल आपने बनाया है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास आ रहा है डेल्टा पॉजिटिव और इस हाइड्रोजन के पास आ रहा है डेल्टा माइनस। इस बॉन्ड को कह रहे हो आप कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये बात है, ठीक है। प्लीज इसको मत कह देना कि ये भी तो हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कह देते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये नहीं है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात चल रही है, ऑलराइट। सो दिस इज करेक्ट, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन HF आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है ना, ऐसे आगे बढ़ते जाओगे और बनते जाएंगे, दूसरा HF का मॉलिक्यूल आएगा, फिर एक और हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, एंड लाइक दैट, ओके। सो दिस इज ट्रू। सो ये असर्शन तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, तो जस्टिफाई भी नहीं करना पड़ा, ठीक है। Assertion is false, but the reason is true. As simple as that. Okay, let's see the next one. The intermolecular potential energy for the molecules A, B, C and D are given below. Suggest जो दे रखा है वो आपको क्या बताता है, क्या चीज करेक्ट है। तो एक ग्राफ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, आपको ये दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दिया हुआ है। आज ही पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। क्या सीखा था उधर कि जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा, राइट। जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी, करेक्ट। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो क्या बताता है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बस इतना ही तो देखना है। तो इसमें कुछ ऐसा ग्राफ देख के ऐसे घबराना नहीं है कि कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है, बहुत आसान है, सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं तो कहती हूँ बाकी सब में से, सिर्फ ग्राफ ही रीड करना है। तो इसमें रीड करके क्या समझे आप कि AB की एनर्जी सबसे कम है, ये देखना ना,
यही दिख रहा है ना, सबसे कम है ना, सबसे बॉटम पर है ना, तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मिनिमम एनर्जी मोस्ट स्टेबल। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए होगी ना आपको। कोई चीज़ स्ट्रांग है और ज़्यादा आपका फोर्स लगेगा उसको तोड़ने में। कोई चीज़ वीक है, आसानी से टूट जाएगी। वही तो दिख रहे हैं, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि ए बी का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये बोल रहे हैं ए बी का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। देखो आप ऑप्शन देखो, यही पूछा है यहाँ पर, सबसे आसान क्वेश्चन। ए बी हैज़ द स्टिफेस्ट बॉन्ड, स्टिफ का मतलब स्ट्रांग। हो गया, दैट इज ऑल। और एक और बात, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में कैसे कंपेयर करते हैं। बॉन्ड लेंथ आपका पढ़ेंगे ये वैसे आगे जाकर, जितना ज्यादा होगा ना बॉन्ड लेंथ उतना आसान है उसको तोड़ना, जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतना ज्यादा आपको चाहिए एनर्जी इन ऑर्डर टू ब्रेक इट। कोई छोटी चीज होगी, छोटा सा बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, मतलब वो स्ट्रांग है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। बहुत दूर दूर है आपके एटम्स, मतलब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, वो कम एनर्जी में टूट जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का इनवर्स ऑर्डर होता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। सीखेंगे जब हम और बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स की, डोंट वरी, वी विल टॉक अबाउट दीज फीचर्स। डाइपोल मोमेंट भी सीखेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन है। अब ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखो, मैच द टाइप ऑफ इंटरैक्शन in column A with the distance dependence of their interaction energy in column B। देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा साइज होगा ना, जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतना कम होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो बहुत आसान सी बात है ना। आप किसी से ज़्यादा इंटरैक्शन रखते हैं, आप उसके साथ रहेंगे। आपका इंटरैक्शन किसी से कम है, यू विल ट्राई टू स्टे अवे, एज सिंपल एज दैट। सो इफ द साइज इज बिग then you are far away from each other, your interaction will be less, your force of attraction will be less। the same thing we have to apply here। आपको मैच करना है कि ये जो आपके इंटरैक्शन है उनका इस रेडियस से क्या रिलेशनशिप है। तो आप समझ जाओ, जितना ज़्यादा साइज उतना कम इंटरैक्शन, जितना कम इंटरैक्शन उतना वीक होगा वो बॉन्ड। डन। तो आप जानते हो आयन आयन तो स्ट्रांग होता है, उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल, और सबसे वीक क्या होता है आपका London dispersion forces। I told you these are the weakest force of attraction that you will find, correct? Apply that, okay? So in this case आपका क्या होगा, आयन आयन का इंटरैक्शन होगा सबसे कम, आयन आयन का इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, तो उनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो 1/r, ठीक है। फिर आएगा हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होगा क्योंकि वीक है आपके आयन आयन से। सबसे वीक ये वाला है, इसको आपने डी से कनेक्ट कर दिया, हो गया, दैट इज ऑल, दिस इज योर एंटायर आंसर। बस इतना ही करना था, यही करना था आपको, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट। फर्स्ट का ए लिखा है हमने, सेकंड का सी लिखा है और थर्ड का डी लिखा है। इसके बाद क्या आता, इसको लिख ही दो, आयन डाइपोल आता, फिर आएगा डाइपोल डाइपोल, और लास्ट में आएगा डिस्पोजन, ठीक है। ये ऑर्डर आप फॉलो करोगे, इस हिसाब से आंसर कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज ओके, ऑलराइट, आई होप दिस इज फाइन। So this is how we can answer this question, and this was the last question that we have to do today.